गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा कि सारणिक को कैसे सॉल्व किया जाता है और सारणिक के उपसारणिक और सहखंड कैसे ज्ञात किए जाते हैं। आज हम इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल 1, यदि k 2 4 5 इक्वल्स टू 2 2 2k 5 हो तो k की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे। आधे बच्चे इसको मैट्रिक्स की तरह करेंगे क्योंकि मैट्रिक्स में संगत अवयव के बराबर है। यहाँ 2 नज़र आ रहा है तो यहाँ 2 है, यहाँ 5 है तो यहाँ 5 है, तो बच्चे यूँ आपस में सॉल्व करके k की वैल्यू 2 बता दें, जो रॉन्ग होगा। याद रखो, सारणिक को हमेशा 2 सारणिक बराबर हो तो उसे हल करके ज्ञात किया जाता है। अपने को 2/2 सॉल्व करनी आती है तो पहले ये सॉल्व होगा। 5k - 8 इक्वल्स टू, ऐसे इसको सॉल्व करेंगे 10 - 4k, k को इधर लेके जाएंगे 9k इक्वल्स टू 18, तो k इक्वल्स टू 2। तो ये आंसर है। तो याद रखो, सारणिक को हमेशा सॉल्व करके बराबर किया जाता है। सारणिक में संगत अवयव के बराबर नहीं होते। अब हम उपसारणिक के लिए ज्ञात करते हैं एक सवाल। जैसे एग्जाम्पल आया 1 - 3 2 4 - 1 2 3 5 2 के प्रत्येक अवयव के उपसारणिक एवं सहखंड ज्ञात करो। तो मेन तो सहखंड है, सारणिक एवं सहखंड ज्ञात करो। उपसारणिक और सहखंड में अंतर कितना है? उपसारणिक में चिन्हों का ध्यान नहीं रखा जाता, जबकि सहखंडों में चिन्हों का ध्यान रखते हैं। तो हम सहखंड निकालेंगे। सहखंडों में पोजीशन का चिन्ह लगता है, हमने पिछले लेक्चर में सीख लिया, आज हम ज्ञात करते हैं। जैसे हम सबसे पहले पहली पंक्ति के प्रत्येक अवयव के सहखंड ज्ञात करेंगे। तो पहले पहली पंक्ति का पहला अवयव है 1, तो अवयव 1 इसको हम पढ़ते हैं A11 का सहखंड। सहखंड को बड़े A11 से दर्शाते हैं। तो 1 और 1 2, तो पोजीशन का प्लस आएगा। उसके बाद आपको जिस भी अवयव का सहखंड निकालना है, अब उससे जाने वाली पंक्ति, उससे जाने वाला स्तंभ छुपा लो। तो ये 4 अवयव नजर आ रहे हैं, -1 2 5 2। अब 2/2 हमें सॉल्व करनी आती है, पहले यूँ सॉल्व करेंगे -2 फिर -10 तो -12। अब आता है अवयव -3 तो इसको हम पढ़ते हैं A12, पहली पंक्ति का दूसरा अवयव का सहखंड A12। तो 1 और 2 3 है, इसलिए माइनस। अब वही काम है, -3 से जाने वाला स्तंभ, -3 से जाने वाली पंक्ति छुपा लो। तो 4 2 3 2 4 2 3 2। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो पर बाहर माइनस है, इसलिए ध्यान से करना। 8 - 6 तो 2, तो -2 आ जाए। इसी प्रकार से अब अवयव है हमारा 2, तो अवयव 2 इसको पढ़ेंगे हम पहली पंक्ति का तीसरा अवयव का सहखंड। इसको हम A13 से शो करेंगे। तो 1 और 3 4, इसलिए प्लस। उसके बाद फिर वही, इससे जाने वाला स्तंभ, जाने वाली पंक्ति छुपा लो। तो 4 - 1 3 5 4 - 1 3 5। अब सॉल्व हमें करना आता है, ये 2/2 20 फिर -3 तो +3 तो 23। इसी प्रकार हम प्रत्येक अवयव का सहखंड निकालते हैं। ठीक है, जैसे हमने पहली पंक्ति का निकाला वैसे ही दूसरी पंक्ति के प्रत्येक अवयव का निकालेंगे, ऐसे ही तीसरी पंक्ति के प्रत्येक अवयव। अब इसमें मैं एक आपको इम्पोर्टेंट बात बताता हूँ। कभी कभी वो ऐसे कहता है कि सारणिक की पहली पंक्ति के प्रत्येक अवयव का सहखंड ज्ञात करो और इसकी सहायता से आप सारणिक का मान ज्ञात करो। सारणिक का मान हमने पिछले लेक्चर में भी सीखा है, डायरेक्ट प्रसार करके किया जा सकता है। किसी भी पंक्ति या किसी भी स्तंभ से सारणिक का प्रसार किया जाता है। लेकिन कभी कभी वो 3 नंबर का सवाल ऐसे बना लेता है कि किसी भी पंक्ति के एक अवयव के प्रत्येक अवयव के सहखंड निकलवाएगा और उसकी सहायता से आपसे बोलेगा। तो आपको एक नोट याद होना चाहिए कि किसी भी सारणिक में
किसी भी पंक्ति के प्रत्येक अवयव के सेकंड ज्ञात करो और उनको उनके संगत अवयव से गुणा कर दो, तो उसका योग हमेशा क्या आता है, सारणिक का मान। जैसे इसको हम डेल्टा से दर्शाते हैं, जैसे पहली पंक्ति का पहला अवयव तो सेकंड भी पहली पंक्ति का पहला अवयव होगा, फिर पहली पंक्ति का दूसरा अवयव तो सेकंड भी पहली पंक्ति का दूसरा अवयव, फिर पहली पंक्ति का तीसरा अवयव तो सेकंड भी पहली पंक्ति का तीसरा, और उनके गुणनफल का योग, यह हमेशा सारणिक का मान होता है। ऐसे हम दूसरी पंक्ति से भी लिख सकते हैं, दूसरी पंक्ति का पहला अवयव तो सेकंड भी दूसरी पंक्ति का पहला अवयव, दूसरी पंक्ति का दूसरा अवयव सेकंड भी दूसरी पंक्ति का दूसरा अवयव, दूसरी पंक्ति का तीसरा अवयव सेकंड भी दूसरी पंक्ति का तीसरा, उनका योग। यानी कि बोलेंगे कैसे इसको कि किसी भी पंक्ति के प्रत्येक अवयव तथा उनके संगत सेकंडों के गुणनफल का योग हमेशा सारणिक का मान होता है। ऐसे हम तीसरे से भी लिख सकते हैं, A13 तो A13 31, फिर A32 तो A32, फिर ऐसी A33 तो A33। पहली तीसरी पंक्ति का पहला हो उसी का सेकंड, तीसरी पंक्ति का दूसरा हो उसी का सेकंड, तीसरी पंक्ति का तीसरा हो उसी का सेकंड। ऐसे हम स्तंभ से भी कर सकते हैं, यूँ सीधे भी जोड़ सकते हैं, ठीक है। इससे सारणी का मान प्राप्त होता है। और यदि सारणी की किसी एक पंक्ति के अवयव लिए जाएं और सेकंड किसी अन्य पंक्ति के लिए जाएं तो उसका मान हमेशा 0 होता है। तो इस सवाल में हम अगर सारणी का मान निकालना है तो हम ऐसे निकाल सकते हैं, सारणी का मान डेल्टा इस वाले फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, पहले वाले से। तो पहला अवयव 1, इसका सेकंड अपन ने निकाल रखा है -12, फिर प्लस इसका दूसरा अवयव -3, उसका सेकंड अपन ने निकाल रखा है -2, फिर प्लस तीसरा अवयव 2 तो उसका सेकंड है 23। तो इसको सॉल्व करने पे सारणी का मान आ जाएगा 46, ये प्लस का 6 और ये माइनस के 12। 46 और 6 52 में से 12 हटा दो तो 40 आंसर, ठीक है। तो इस प्रकार से हम कोई फॉर्मूला याद हो तो हम निकाल सकते हैं। तो सारणी की किसी भी पंक्ति के अवयव और उन्हीं के संगत सेकंडों के गुणनफल का योग हमेशा सारणी का मान होता है। और यदि हमने अभी जैसे पहली पंक्ति के सेकंड निकाल रखे हैं, अगर हम अवयव दूसरी पंक्ति के ले लेंगे तो 0 आएगा। चलो देख लेते हैं, इसको भी एक बार चेक कर लेते हैं। मैंने दूसरी पंक्ति का पहला अवयव लिया 4 और सेकंड लिया मैंने 1 का, तो सेकंड था 1 का -12। फिर अवयव लिया हमने दूसरी पंक्ति का दूसरा अवयव -1, तो सेकंड हम -3 का लिया जो हमारा आया था -2। फिर अवयव लिया मैंने दूसरी पंक्ति का दूसरा 2 और सेकंड मैंने पहली पंक्ति के संगत अवयव का लिया 23। इसको सॉल्व करने पे 0 आएगा, देखते हैं चेक करते हैं। 12 चौक 48 और प्लस का 2 और ये प्लस के 46 आया 0। तो हमेशा याद रखो कि किसी भी पंक्ति के अवयव और उन्हीं के संगत सेकंडों के गुणनफल का योग 0 होता है, और पंक्ति कोई और सेकंड किसी और पंक्ति के लिए जाएंगे तो उसका मान हमेशा 0 आएगा। और किसी भी पंक्ति के अवयव और उन्हीं के संगत सेकंडों तो सारणी का मान आता है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।